नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। अगर आप देखें तो प्रदेश और देश की पूरी राजनीति में इस वक्त सिर्फ दो विमर्श हैं। पहला विमर्श जातिगत आधारित जनगणना और दूसरा विपक्ष जो विमर्श है, विपक्ष उसको बना रहा है वो संविधान की रक्षा है, ओबीसी और दलित। इन दो मुद्दों को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर और संविधान को लेकर, और निशाने पर या केंद्र बिंदु में ओबीसी है और दलित है। ये जो दो विमर्श हैं ओबीसी और दलित को लेकर, इससे एक तरीके से सत्ताधारी ज़्यादातर प्रदेशों में और देश में जिस पार्टी के नेतृत्व में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, उसमें एक तरीके से कसमसाहट मची हुई है। क्योंकि विपक्ष ने जिस तरीके से विमर्श नीचे तक पहुंचा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी दलितों, शोषितों, पीड़ितों, अल्पसंख्यकों की विरोधी है, ये बात नीचे तक विपक्ष कहीं ना कहीं पहुंचा रहा है या कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गया है। और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक उद्योलन है, और केवल पार्टी ही नहीं, केवल संगठन ही नहीं, संघ में भी इस बात को लेकर विमर्श छिड़ गया है। केरल में संघ की महत्वपूर्ण बैठक के बाद संघ के शीर्ष अधिकारी सुनील आम्बेकर ने जो कुछ कहा, उसको अपने अपने तरीके से मीडिया ने उसके मायने निकाले। सुनील आम्बेकर ने कहा कि भाई संघ को 100 वर्ष होने वाले हैं, इस दौरान कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनसे संघ नहीं सहमत है। पहली बार ये कहा गया कि संघ भारतीय जनता पार्टी से कुछ मुद्दों पर मतैक्य नहीं रखता है या उसका समन्वय नहीं है या कहीं समन्वय में कमी है। जो संघ और बीजेपी के बीच समन्वय की जिम्मेदारी रखते हैं, उनसे भी बातचीत की गई इस पूरी बैठक में, जो पूरी खबर निकलकर कल से आज तक आई। तो एक तो एंगल है कि तमाम मुद्दों को लेकर संघ और भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं गतिरोध है, अवरोध है। और ये बातें शुरू से जब लोकसभा चुनाव चल रहा तब से कहा जा रहा था कि नहीं, संघ उस तरह नहीं लगा है, संघ ये है, संघ वो। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। संघ ने भी इशारा किया है, संकेत दिए हैं कि जो शोषित पीड़ित लोग हैं, इनके बारे में सोचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को भी, सरकार को भी। इशारा साफ है कि संघ ये इशारा कर रहा है कि जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी क्या, ये इशारा है संघ का। लेकिन इसके उलट कांग्रेस पार्टी ने आक्रामक तेवर अपनाए हैं और कहा है कि क्या ये संघ का निषेधाधिकार है, क्या संघ के कहने पर सब कुछ चलेगा क्या। ये बहुत सारी जो पांच सात सवाल पूछ लिए हैं कि क्या जातिगत जनगणना के लिए इजाजत देने वाला संघ कौन है, आरएसएस का क्या मतलब है। ये बहुत सारी चीजें कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछे हैं। वह कहता है कि चुनाव प्रचार के लिए जातिगत जनगणना का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये भी कांग्रेस ने सवाल पूछा है। क्या आरएसएस के पास जातिगत जनगणना का निषेधाधिकार है क्या, ये सवाल है, तीखा सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने पूछा है। और इसको लेकर जंग छिड़ी हुई है। राहुल गांधी लगातार शोषितों, पीड़ितों के पास जा रहे हैं। कभी वो गैंगमैन के पास जाते हैं, कभी कुली के पास जाते हैं, कभी ड्राइवर के पास जाते हैं, कि बस ड्राइवर, कंडक्टर, समाज के उन लोगों के पास वो जा रहे हैं जिन तक बड़े नेता पहुंचते नहीं हैं। एक माहौल बन रहा है। और संघ भी भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दे रहा है। लेकिन जो दो विमर्श हैं, दलित और ओबीसी, इनको लेकर अब मार मची हुई है राजनीति में। और कहा यह जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक इस बात यहां तक कह रहे हैं कि विपक्ष ने संघ और संगठन दोनों को घेर लिया है क्या। ये बड़ा सवाल है। आज मंथन में इस सवाल को हम जरूर पूछेंगे।
बड़ा दिलचस्प है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो खुद पार्टी के अंदर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अब ये रणनीति भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि जो माइलेज विपक्ष ना ले जाए, दलित और ओबीसी का जो हिमायती वाला माइलेज है वो पार्टी के अंदर विद इन द पार्टी वो डाइल्यूट हो जाए। इस संघ की भी रणनीति रहती है कि जब भारतीय जनता पार्टी पर बहुत सारे आलोचनाओं की उंगलियां उठती हैं तो संघ दो चार उंगलियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ यूं उछाल देता है, उठा देता है ऐसे करके। तो जो विपक्ष को जनता का जो कोप का जो माइलेज है वो विपक्ष को ना मिलके वो डाइल्यूट हो जाता है। तो ये भी लोग कह रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्तियों को लेकर केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, जब ये फैसला उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जब आया, उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य ये तालियां बजाई कि भाई वाह क्या फैसला आ गया। भाई आप भी सरकार में थे जब ये भर्तियां हुई थी 2019 में, आप क्या कर रहे थे? कौन सा भजिया तल ले तो जो आप आज तालियां बजाने लगे? आपने उस समय क्यों नहीं कहा कि भाई दलितों, शोषितों, पीड़ितों, ओबीसी का हक दीजिए? अनुप्रिया पटेल ने भी उंगली उठाई क्योंकि उनको भी राजनीति करनी है, एनडीए के साथ हैं, मलाई काट रही हैं सरकार में रहकर, लेकिन उंगली उठानी है उनको क्योंकि दोनों के टारगेट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अब आज अनुप्रिया पटेल के पति जो कैबिनेट मंत्री हैं आशीष पटेल, उन्होंने एक बयान भी दे दिया है इनको लेकर। अब ये नूरा कुश्ती कल से चल रही है। कल ही जब केशव प्रसाद मौर्य के घर शिक्षक अभ्यर्थी गए थे 200-400 अभ्यर्थी, तभी मुझे लगा था ये नूरा कुश्ती है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक, तकरीबन 30, 32, 35 सालों तक मैंने राजनीति की रिपोर्टिंग खूब अच्छी तरीके से की है। बहुत सारे नेता पुलिस से सेटिंग करके गिरफ्तारी देते थे कि भाई मैं चौराहे तक जाने दो, मुझे वहीं गिरफ्तार कर लेना। बहुत सारे लोग अपने नेतृत्व को दिखाने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए, प्रशासन को ये दिखाने के लिए कि देखो भाई मेरा घर लोग घेरे हुए हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, अपना घर भी गिरवा लेते हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य ने अपना घर ही गिरवा लिया कल। और आज जब अनुप्रिया पटेल के घर ये शिक्षक अभ्यर्थी गए घेराव करने, तो मेरा जो शक था वो यकीन में बदल गया कि अब ये नूरा कुश्ती है। दोनों नेताओं ने अपनी छवि को ओबीसी के बीच में उजला रखने के लिए, ये तस्वीरें हैं कल की केशव प्रसाद मौर्य के घर को 3 सितंबर को अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर की, आप देख रहे हैं। तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि इन दो नेताओं ने ये प्रदर्शन करवाया है अपने घर के बाहर कि योगी आदित्यनाथ को संकेत दे सकें, नेतृत्व को बता सके कि वो कितने बड़े ओबीसी नेता हैं। लोग नारे लगा रहे थे केशव चाचा न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। चाचा के भतीजे 2019 से मारे मारे फिर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, कहां थे चाचा? तो ये राजनीति है, ये राजनीति की ड्रामेबाजी है। ओबीसी का कौन हितैषी है, कौन नहीं है, सबको पता है। लेकिन इस दौरान एक फांस फंस गई है विपक्ष की। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ओबीसी और जो सर्वहारा समाज की राजनीति है, दलितों की राजनीति है, उसको लेकर एक आक्रामक तेवर विपक्ष के हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और आज मैं बेबाकी के साथ इस मंथन में सवाल पूछ रहा हूं कि क्या संघ और संगठन दोनों गिर गए हैं? क्या दोनों गिर गए हैं? यह बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। अब संघ की जो बातें हैं वो चाहे डिफरेंस हो बीजेपी से, चाहे जातिगत जनगणना हो, इनको लेकर संघ के शीर्ष अधिकारी सुनील आम्बेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी। ये जो एक्स पर पोस्ट है, जयराम रमेश हैं कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल के हेड, उन्होंने भी वही सवाल पूछे हैं जो अभी हमने कांग्रेस के सवाल दिखाए, वो जयराम रमेश ने ही पूछे और कांग्रेस के ही सवाल हैं। वो सुनील आम्बेकर ने क्या कहा वो सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। As RSS, we have already commented on this issue. See, as our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations.
That is a very sensitive issue. So, and of course, it is an important issue of our national unity and integrity. So, it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. So, I think as RSS think, yes, definitely for all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers. तो वो कह रहे हैं कि भाई ये राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए जातिगत जनगणना का, लेकिन इन कम्युनिटीज के कल्याण के लिए, इनके हित के लिए होना चाहिए, कर लीजिए, क्या दिक्कत है। ऐसे संकेत दे रहे हैं, ऐसा एम्बियंस सुनील आम्बेकर जी दे रहे हो, इसका मतलब संघ दे रहा है। ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इस बात को लेकर भी आज खूब चर्चा थी कि संघ ने कहा कि भाई कुछ मसलों पर भारतीय जनता पार्टी से उसका डिफरेंस है ओपिनियन में। होता है भाई, किसी का भी हो सकता है। लालू प्रसाद यादव शोषितों, पीड़ितों, सामाजिक न्याय के पोस्टर बॉय मैं मानता हूं लालू प्रसाद यादव को इस देश में। वो क्या कहते हैं, उनका बड़ा महत्वपूर्ण पोस्ट है। वो कह रहे हैं इन आरएसएस बीजेपी वाला का कान पकड़ के दंड बैठक करा के इनमें जातिगत जनगणना कराएंगे। इनका क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय आ चुका है। लालू प्रसाद यादव का अपना अंदाज है और अपनी अंदाज में, ठेठ अंदाज में उन्होंने चेतावनी भी दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट, दलितों के बड़े नेता इस देश की, वो कह रहे हैं कि आरएसएस को देश को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वह जातिगत जनगणना के पक्ष में है या इसके खिलाफ। देश के संविधान के बजाय मनुस्मृति के पक्ष में होने वाला संघ परिवार को क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग एवं गरीब वंचित समाज की भागीदारी की चिंता है या नहीं है। एक बहुत गणित का पर्चा दे दिया है। वो भी कह रहे हैं कि भाई ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं या संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, तो अपने अपने तरीके से आक्रमण कर रहे हैं। तो आज ये जो मुद्दा हम लेकर आए हैं कि क्या संगठन और संघ, संगठन से मेरी मुराद है भारतीय जनता पार्टी, मैं बताना चाहता हूं, और संघ तो संघ ही है। तो क्या संघ और संगठन दोनों को विपक्ष घेर रहा है क्या, या दोनों घिर गए हैं क्या, और इसकी वजह क्या है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। प्रशांत कुमार यादव हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बैकवर्ड समाज से आते हैं, बहुत स्वागत। थोड़ी देर में आएंगे, बहुत धन्यवाद। श्रीकांत, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जैन साहब हैं, हमारे साथ संघ विचारक हैं, राजेश जी बहुत स्वागत। गौतम कुमार, ओबीसी एक्टिविस्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर ओम सुधा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एससी एसटी ओबीसी संयुक्त मोर्चा के, डॉक्टर साहब स्वागत, बहुत धन्यवाद। मंटू पासवान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सब प्रदेश संयोजक हैं एससी एसटी संयुक्त मोर्चा के, आपका भी स्वागत है। जहीर अब्बास अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। राहुल नागपाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दलित विमर्श पर काम करते हैं। मेरी आज चाहत थी कि कोई ऐसा पत्रकार हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े जो दलितों, ओबीसी, शोषित समाज की बात करता हो, क्योंकि अब ये सवाल पूछे जाने लगते हैं। राहुल गांधी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल पूछते हैं कि भाई पत्रकार बिरादरी में बताओ इसमें दलित कितने हैं, ओबीसी कितने हैं। तो अब ये भी सवाल उठने लगे हैं, और ये सवाल क्यों उठने लगे हैं, क्योंकि जो मुख्य धारा का मीडिया है उसने ईमानदारी नहीं बरती है, इसलिए सवाल उठने लगे हैं। तो सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। प्रशांत कुमार बीजेपी के नेता हैं। प्रशांत कुमार से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। प्रशांत जी, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाई कान पकड़ के हम कराएंगे, संघ कह रहा है कि इसका राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए, खड़गे जी कह रहे हैं भाई मनुस्मृति से संघ चलता है, वो स्पष्ट करे कि जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। लेकिन आज हमने पूरा इसको एक परिदृश्य ऐसा खींचा है कि संगठन भी, भारतीय जनता पार्टी और संघ भी विपक्ष के निशाने पर है और विपक्ष ने घेर लिया है।
प्रशांत यादव। प्रशांत यादव शायद नहीं है अभी हमारे साथ। मैं राजेश जैन साहब के पास जाऊंगा, ये सवाल उन्हें टास्क करता हूं। राजेश जैन साहब संघ विचारक हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जैन जी स्वागत है, और ये सवाल आपकी तरफ मैं टॉस कर रहा हूं, अगर आपने सुना हो मुझे। जी सुखेंद्र चौहान जी, मैं आपको अच्छी तरह से सुन रहा हूँ। मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, बोलिए कृपया। जी जी जी। तो चौहान जी, सबसे पहले तो जिन प्रशांत जी का आप नाम ले रहे हैं, मेरे ख्याल से वो संघ के विचारक। और जहां तक आपने अभी कहा, एक बड़ा सवाल उठाया है नहीं, प्रशांत जी संघ कि विचारक क्या नहीं, मुझे संघ लगता जो है, कि प्रशांत जी बीजेपी के नेता हैं, वो अभी आए नहीं। अच्छा, तब कोई और प्रशांत होंगे जो मैं समझ पा रहा हूँ, अभी दिख नहीं रहे हैं स्क्रीन पर। तो प्रशांत जी का जहां तक, खैर प्रशांत जी की बात जाने दीजिए। मैं आपसे कह रहा था कि आपने संघ के बारे में कहा क्या कि ये जो जातिगत जनगणना है, जी इसका राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। जी मैं बहुत ही सफाई से और साफगोई से, हमारे और पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, क्या जातिगत जनगणना का उपयोग राजनीति के लिए करना चाहिए, कुर्सी के लिए करना चाहिए क्या? जहां तक आपने राहुल गांधी का सवाल उठाया कि वो हर जगह प्रश्न पूछते कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, तो ये राहुल गांधी का सवाल नहीं है। राहुल गांधी तो पीस इंडिया में भी खोज रहे हैं कि दलित कितने हैं, ओबीसी कितने हैं। कल वो शमशान घाट जाएंगे तो पूछेंगे कि कितने मुर्दे में कौन कौन क्या है। इसलिए राहुल गांधी का कोई प्रश्न यहाँ नहीं उठता है। मेरा सबसे बड़ा कहना है कि आप लेबनान को देखिए, क्या हुआ। वो पेरिस कहलाता था ना, आज वहां क्या स्थिति हुई 1975 में। यही जाति जनगणना। हम जाति जनगणना का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने या संघ ने कभी किया ही नहीं। ये एक जो नैरेटिव जो है, ये उड़ाया गया है। 2014 में विपक्ष ने कभी नहीं कहा कि जाति दलित कितने, ओबीसी कितने, बैकवर्ड कितने, फॉरवर्ड कितने। 2019 में नहीं कहा। राजेश जी, मैं जब रोक रहा हूं मुंह की आपको। खा राजेश जी, गए, राजेश जी, मैं रोक रहा हूं। राजेश जी का फ्रेम ठीक किया जाए। राजेश जी दर्शकों को दिख नहीं रहे हैं। राजेश जी को का फ्रेम ठीक किया जाए और उनको स्क्रीन पर लाया जाए। बोलिए राजेश जी। तो ये 2014-2019 तक जाति जनगणना नहीं थी, अब आ गई। जितनी जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी भागीदारी। तो भाई बिल्कुल ठीक है, चाहे भाजपा राजेश जी हो चाहे मोबाइल संघ। फोन ठीक कर लीजिए जहां अपना, तक मैं थोड़ा सा समझ पा स्क्रीन पर रहा आ हूं, जाइए। राजेश जी मोबाइल फोन ठीक करिए, थोड़ा स्क्रीन पर आ जाइए। आपको देख नहीं पा रहे, आपका चेहरा कट रहा है। राजेश जी को ठीक किया जाए। फोटो लगा लीजिए, राजेश जी बोलते रहेंगे। बोलिए राजेश जी। अब आ रहा है? नहीं, अभी आप तो दिख ही नहीं रहे स्क्रीन पर। मुझे लगता है कोई चलायमान वस्तु में आप मोबाइल टिकाए हुए हैं। नहीं जी, मैं तो इस पर हूं। हाँ ठीक है, और अब ठीक है, करेक्ट। बस थोड़ा सा ठीक है, ओके बोलिए। तो मेरे कहने का सीधा सा मकसद था कि जातीय जनगणना का जो दुरुपयोग हो रहा, जातीय जनगणना होना किसी भी राष्ट्र में, जनगणना होना ही सबसे अच्छी बात है। से किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं। देश की आधारभूत संरचना, देश के संसाधन, देश की अर्थव्यवस्था गणना पर होनी चाहिए। हम घर परिवार में भी कोई काम करते हैं तो देख लेते हैं कितने बाल बच्चे हैं और कितना लगेगा। और जाति के हिसाब से जो आप करना चाहते हैं, ये एक बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। आप देख लीजिए बिहार के अंदर में 2023 में जाति जनगणना हुई साहब। आपने देखा कुर्मी कितने, कोयरी कितने, राजपूत कितने, ब्राह्मण कितने, अति पिछड़ा कितने, दलित कितने, आपने सब देखा। और मुसलमान की गणना एक साथ कर दी 17%। क्यों नहीं देखा आपने उसमें शेख कितने, सैयद कितने, खान कितने, गद्दी कितने, कुंजड़ कितने, कसाई कितने, अंसारी कितने, आपने देखा क्या? तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है कि लालू जी कान पकड़ के उठाते बैठाते रहेंगे, वो इस उम्र में यही कर सकते हैं, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। लोग समझ रहे हैं। आप जाति जनगणना कराना चाहते हैं, आप शौक से कराइए, लेकिन अब कहिएगा कि अब जाति जनगणना के आधार पर कहां जाएंगे साहब? जिनकी आबादी सबसे कम, जिनका आप बौद्धिक लेवल मान लीजिए, मैं किसी जात का विशेष का नाम नहीं लूंगा, जब तो आप ब्रेन ड्रेन कराएंगे ना,
आप क्या करना चाहते हैं इस देश के साथ? इसलिए जाति जनगणना का राजनीतिक दुरुपयोग, उसका हम लोग विरोध करते हैं, यह नहीं कि जाति जनगणना का विरोध करते हैं। ठीक इस है, तरह का कोई नैरेटिव आप ठीक है। कोई भी आप दिखा दीजिए कि कभी किसी पार्टी के नेता ने कहा हो कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, लेकिन कैसे होनी चाहिए, उसका उपयोग क्या है, उसका क्या यूटिलाइजेशन है, इस पर हम लोगों का विचार आता है। ठीक है। और लेबनान तो सामने में है, क्या हुआ लेबनान में आज और क्या होगा कल भारत में? कल तब आप लेबनान को बर्मा से थोड़ा सा लाकर बता के वापस दीजिए, आएंगे। हमारे जो बहुत सारे दर्शक बांग्लादेश से। लेबनान को नहीं जानते, थोड़ा सा बता दीजिए। जी जी, नहीं मैंने आपका 1 मिनट लिया है चौहान जी, आपने बहुत अच्छा एक विषय रखा, ये बड़ा महत्वपूर्ण। मैं तो धन्यवाद देता हूं के चैनल को कि आज पूरे देश के अंदर में इसकी जबरदस्त चर्चा है और ये क्लियर हो ही जाना चाहिए। नहीं, लेबनान का थोड़ा विषय बता जी। दीजिए, दर्शक हमारे जान लें आप क्या कहना चाह रहे हैं लेबनान के जरिए। जी देखिए, लेबनान में क्या है, लेबनान जो है वो पॉपुलेशन वार उसमें हो गया मिडिल ईस्ट में, और वहां जो है सेंसनाइजेशन माने वो जनगणनाकरण जो है उसमें पॉलिटिकल इशू आ गया कि क्रिश्चियन मोहम्मदन में भी सुन्नी कौन शिया कौन, और वहां एक परसेप्शन रखा कि अगर राष्ट्रपति क्रिश्चियन होंगे तो प्रधानमंत्री सुन्नी होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो शिया होगा, और बाद में सब में कंफ्लिक्ट होता है। और 1975 से लेकर के 1990 तक भयानक जातिगत वहां पर सिविल वार होता है लेबनान के अंदर में, और आज लेबनान केवल मात्र एक मुस्लिम राष्ट्र बनकर रहे। जिसको इजराइल चलाना जाना था इजराइल चले गए, कुछ लोग कहीं भागे, कुछ लोगों को ला के बसाया गया फिलिस्तीन से, और उसका पूरा इस्लामीकरण कर दिया। ठीक और है। आज लेबनान कटोरा लेके दूसरे देशों के सामने में है, जो यूरोप से हाथ मिलाता है। आप लेबनान को देख लीजिए, उसमें तो मैं तो कोई गलत उसको नहीं भारत बता को रहा उसको हूं। देखकर डरना और चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? वहां के क्रिश्चियन बाहर हो गए साहब, वहां के क्रिश्चियन टोटल बाहर हो गए ठीक है, ठीक है, लेबनान में जो ठीक है। 7% मैं लौटूंगा राजेश जी, मुझे एक ब्रेक पर जाने का इशारा हो रहा है, मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा। राजेश जी कह रहे हैं कि भाई संघ और भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका विरोध नहीं किया है जाति जनगणना का, लेकिन वो राजनीतिक दुरुपयोग को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो बहुत सारे एक्टिविस्ट भी जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता भी जुड़े हैं, जवाब बनता है उनसे। सवाल यही कि क्या दलित और ओबीसी के मुद्दे पर संगठन यानी भारतीय जनता पार्टी और संघ को क्या विपक्ष घेर रहा है, क्या घेर लिया है, क्या राजनीतिक मंशा है? ब्रेक से पहले संघ विचारक राजेश जैन कह रहे थे कि लेबनान उदाहरण है कि वहाँ जो बाकी कम्युनिटियाँ थी खत्म हो गई, सिविल वार हुआ, क्योंकि वहाँ भी जाति जनगणना कराई गई थी। उसके अनुसार ये कहा गया था कि भाई प्रधानमंत्री इस जाति का, सुप्रीम कोर्ट का जज इस जाति का, और ये सब नतीजा हुआ कि लेबनान एक मुस्लिम राष्ट्र हो गया। भारत को इससे सबक लेना चाहिए। जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की पर उनका प्रहार भी है, और जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीकांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। श्रीकांत जी, अभी आपने संघ विचारक राजेश जैन जी को सुना है ब्रेक से पहले। एक तो वो कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक मंशा जो आप लोग बार बार जाति जनगणना की बात करते हैं, ओबीसी और दलितों की बात करते हैं, उसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं चाहता संघ। संघ चाहता है कि भाई जो लोग, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनकी स्थिति आए, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति आए और उसका निदान हो। ऐसा नहीं कि आप वोट लेकर मौज काटे सत्ता में आ जाएं। श्रीकांत जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा पहले अपनी बात कहने से पहले के न्यूज़ का जी, और सभी श्रोताओं पर, सभी वक्ताओं का जी। इस महत्वपूर्ण बैठक में, चर्चा में आज हम बैठे हुए हैं। बात कही है अभी हमारे राजेश जैन जी ने, संघ के तरफ से कहने वाले, अभी बात कही उन्होंने कि राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें। हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट पे भी ये बात कही थी, एक्स पे ये बात कही थी उन्होंने कि जाति जनगणना, वो शुरू से इस मुद्दे पे बैठे हुए हैं और इस मुद्दे की चर्चा जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। उन्होंने अभी कुछ समय पहले कहा था मेरी राजनीति में चाहे फर्क पड़ जाए, मुझे राजनीति से मतलब नहीं, पर जाति जनगणना होनी चाहिए और पूरी तरीके से होनी चाहिए।
जैसे कि टॉपिक यही रहा है कि संघ का और संगठन का इसमें क्या घेराव रहा है, किस तरीके से संगठन इसे देख रही है। ये शुरू से रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो, संघ हो, ये सवाल है उनपे कि अगर इनको जाति जनगणना अगर करानी होती, अगर इनको इससे दिक्कत नहीं होती, भले अभी वो बीजेपी के और संघ के जो अभी कह रहे थे राजेश जैन जी कि हमें कोई परेशानी नहीं है, अगर आपको परेशानी नहीं है तो आप प्रत्येक स्टेटों में इस जाति जनगणना को कराने के लिए क्यों तरीके से क्यों कहने के लिए नहीं कहते। कई जगह स्टेट में, अधिकतर जगहों में तुम्हारी इस समय सरकार बैठी हुई है। मैं उत्तराखंड से, मैं उत्तराखंड की बात कहूंगा, मैंने उत्तराखंड में कई बार इस बात को कही है कि जाति जनगणना करने के लिए कहें अपनी धामी सरकार से। अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं है तो आप क्यों नहीं करवा रहे इसे? क्योंकि इन लोगों को परेशानी है ना जाति जनगणना करवाने से, कि जाति जनगणना होगी जिस तरीके से अभी बिहार में जनगणना हुई और उसका परिणाम सभी पूरे राष्ट्रीय मीडिया ने, पूरे राष्ट्र के सभी लोगों ने देखा। और आज उस बात पे फिर इस पे पूरी तरीके से चर्चा हो रही है। और चर्चा करने पे हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जाति जनगणना करो, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, पर ये नहीं चाहते कि इनको पता है कि किस तरीके से अगर जाति जनगणना की जाएगी तो इन लोगों की हिस्सेदारी बढ़ना शुरू होगी। SC ST OBC के साथ लगातार हमेशा जो दुरुपयोग हुआ है, उन लोगों के साथ जो दुराचार हमेशा संघ ने करा है, या जो भी श्रवण समाज की जातियां हैं उन लोगों ने जो भी चीजें करी है, वो इन लोगों को बढ़ना ही नहीं चाहती देखने के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप लोगों को संघ से कहना चाहूंगा, बीजेपी से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है तो जिस जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है वहां पे तुरंत जाति जनगणना कराई जाए और उसके बाद उसका परिणाम देखा जाए। नहीं नहीं, तो केंद्र में बीजेपी की सरकार अगर उसकी इच्छा होगी तो वहां भी करा देंगे। डॉक्टर ओम सुधा की तरफ रुख करूंगा। डॉक्टर ओम सुधा, संघ के विचारक राजेश जैन जी बहुत साफगोई के साथ में करें कि भाई अगर इसी तरीके से आप राजनीतिक दुरुपयोग करते हुए अगर जनगणना और जातीयता इसकी बात करते रहे तो फिर तो लेबनान जैसी जो चिंता जता रहे हैं कि लेबनान जैसी स्थिति आ जाएगी। अनम्यूट करिए। मुझे लगता है कि ओम सुधा को हमारी आवाज नहीं जा रही है। आवाज आ रही है, माइक अनम्यूट नहीं था, हो गया। ठीक है, बोलिए। राजेश जैन जी ने जो बातें कही बड़ी दिलचस्प बातें हैं। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से कोई आधिकारिक कोई भाजपा का नेता कह दे कि जो है जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए तो इनको याद करा दूं कि अभी 2 दिन पहले ही इनकी एक सांसद हैं, उनका नाम है कंगना रनौत, उन्होंने एक राष्ट्रीय चैनल पर कहा है कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। ये तो तात्कालिक मामला है और गाहे बगाहे भाजपा नेता ऐसा कहते रहते हैं, तो तुरंत के लिए हमने इनको याद दिलाने के लिए कह दिया। और एक बात जो उन्होंने अभी कही कि अब राहुल गांधी पूछेंगे शमशान में जाति। भाई साहब, आपको बता दूं जानकारी के लिए, इस देश में ऐसे कई शमशान हैं जहां दलितों को आज भी जो है लाश जलाने की इजाजत नहीं है। दुर्गेंद्र चौहान जी मीडिया से जुड़े हैं, भली भांति वाकिफ होंगे कि ऐसी घटनाएं देश भर में होती रहती है। तो शमशान में भी इस देश में जाति है, और जाति तो इस कदर इस देश के जो है नस नस में घुसा हुआ है कि पैदा होते ही आदमी जाति में पैदा हो जाता है और मरता है तो जाति में मरता है, शादी करता है तो जाति में शादी करता है, परीक्षा देता है तो जो है इंटरव्यू में जो है जाति देखकर उसको नंबर दिया जाता है, प्रमोशन में जाति देखकर प्रमोशन दिया जाता है। तो जाति तो इस कदर घुसी हुई। एक और बात जैन साहब ने जो कही कि जो है मुस्लिम राष्ट्र बन गया, लेबनान का उदाहरण दिया कि लेबनान अब मुस्लिम राष्ट्र बनकर रह गया है तमाम कॉन्फ्लिक्ट के बाद। तो हम लोग भी चाहते हैं कि भारत की गति वो नहीं हो जाए, क्योंकि यहाँ तो हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है। तो डाइवर्सिटी बनी रहे, और डाइवर्सिटी तब बनी रहेगी जो कि हम लोगों की दशकों से मांग है कि इस देश में जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी मिले। और यह सिर्फ कहने से नहीं होगा। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केरल में महान जो है अम्बेडकर जी ये कह रहे हैं, ये लागू करना पड़ेगा। आपकी केंद्र में सरकार है, आप कराइए ना। किसने रोका है जाति जनगणना से? इस देश में जिस जाति की जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। यह एक न्यायपूर्ण और तर्कपूर्ण अवधारणा है। और मुझे यह लगता है जब तक इस देश में ये लोग भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले राष्ट्र की बात करते हैं, क्या इस देश की 85 से 90% आबादी को उसकी भागीदारी से वंचित रहकर आप एक राष्ट्र का निर्माण कर लेंगे? कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं? सवर्ण राष्ट्र बनाना चाहते हैं?
दलित आदिवासी को इस देश की नागरिकता, इस देश के संसाधन से वंचित कर रहे हैं आज आप, कल आप नागरिकता से भी वंचित कर देंगे। तो क्या दलित और आदिवासी और पिछड़े की जो भागीदारी है, उस सवाल से आप कब तक मुंह चुराते रहेंगे? जब आपको वोट लेना होता है तो आपके प्रधानमंत्री भी कह देते हैं मैं ओबीसी का बेटा हूं, और आज जब ओबीसी समाज अपनी भागीदारी की बात कर रहा है, दलित समाज अपनी भागीदारी की बात कर रहा है, तब आपके पेट में मरोड़ आ रहा। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो कहा, जो सामाजिक न्याय के सही मायने में मसीहा हैं, उन्होंने कहा कि हम कान अमेट कर जो है जाति जनगणना करवाएंगे। बिल्कुल सही कहा है लालू प्रसाद, आदरणीय लालू यादव जी ने, कि यही किया जाएगा और ये हो रहा है। असर देखिए ना कि जाति जनगणना पर जो सीधा स्टैंड भाजपा और संघ का होता था, एकदम डिनाय कर देते थे, आज केरल के अधिवेशन में उनको कहना पड़ रहा है कि हम जाति जनगणना के विपक्ष में नहीं हैं। और जो लालू जी ने कहा है, चूंकि संघ अपने में कुछ नहीं है, संघ भाजपा से, भाजपा को चाहिए वोट चाहिए, ओबीसी वोट पर उछलते हैं। अब ओबीसी समाज मांग रहा है जाति जनगणना करो, अब तो संघ न उगल सकती है न निगल सकती है। तो लालू जी ने कहा है कि कान अमेट कर करवाएंगे, कान अमेठा जा रहा है, अब जल्दी ही यही सरकार जाति जनगणना कराए। दुर्गेंद्र जी, ठीक बात है, ठीक बात है। राहुल महाजन की तरफ रुख कर लेंगे फिर। राहुल महाजन जी, जो विषय हम लेकर आए हैं कि भाई संघ और संगठन माने बीजेपी, अभी वही बात डॉक्टर ओम सुधा ने कह दी कि भाई घिर रहे हैं। अब लालू जी की अपनी भाषा है कि भाई कान उमेट के कराना, उनका अपना स्टाइल है, वो अपनी तरीके से कहते हैं। लेकिन जो आज हमने ओवरऑल फील किया कि भाई उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में जब उनको कोर्ट से राहत मिली तो सरकार के ही डिप्टी सीएम ताली बजा रहे हैं। 17 से वो सरकार में शामिल थे। आपने क्यों नहीं, अगर आपको लग रहा था कि कोर्ट ने बड़ा अच्छा न्याय कर दिया है तो आप यही काम पहले करवा सकते थे। अनुप्रिया पटेल जो भागीदार हैं सरकार में, वो सवाल उठाती रही हैं। कल और आज मिला के दोनों नेताओं के यहाँ प्रदर्शन हुए। मैं पूरे दावे के साथ में कह सकता हूँ कि दोनों प्रदर्शन प्रायोजित थे कि भाई ओबीसी मेरा घर घेरे हुए हैं, हम लोग ओबीसी के सबसे बड़े नेता हैं, देखो बचाओ, मतलब ये दर्शाने की कोशिश की गई। ये विमर्श जो ओबीसी और दलित का विमर्श है, इसको राजनीति में किस ओर आप देख रहे हैं जा रहा है ये। और बड़ा अहम सवाल, जैसे राजेश जैन ने भी कहा कि भाई इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, हम लेबनान तो नहीं चाहते कम से कम भारत को। राहुल महाजन, नागपाल जी अनम्यूट करिए। नागपाल जी को अनम्यूट किया जाए। हाँ बोलिए। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ये? हाँ, राहुल नागपाल आप ही से कर रहा हूं मैंने सोचा राहुल महाजन आप बोल रहे थे। नहीं, महाजन और नागपाल में कुछ, नागपाल और महाजन में कुछ कंफ्यूजन था, नागपाल ही है। चलिए खैर, मैं आपका सवाल प्रॉपर इसलिए नहीं सुन पाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप जो है वो राहुल महाजन से सवाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल पहले तो इस महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट करने के लिए आपके चैनल का बहुत बहुत आभार और तमाम पैनल में जो लोग बैठे हैं उनका बहुत बहुत आभार। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि कौन ओबीसी नेता कौन किसका घेराव कर रहा है, क्यों वो प्रायोजित है, क्या प्रायोजित है, ये तो वो लोग जाने और वो लोग जो कर रहे हैं वो जाने। लेकिन एज ए पत्रकार, क्योंकि मैं दलित मामलों को कवर करता हूँ और दलित राजनीति, दलित मुद्दों की समझ रखता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बीजेपी वर्तमान समय में ये कह रही है कि हमको जाति का जनगणना तो करवा देंगे, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये बात प्रधानमंत्री जी को भी कहनी चाहिए जब वो रोड पर और क्या नाम है मंचों पर चीख करके कहते हैं कि मैं तो ओबीसी का बेटा हूं, मैं तो ओबीसी से आया हूं। तो उनको भी कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो भी जाति का इस्तेमाल ना करें। जब बीजेपी सरकार ये कहती है कि हमारे यहाँ 27 ओबीसी जो है वो मंत्री हैं, तो फिर उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए वो भी जाति का इस्तेमाल ना करें। तो ये बात तो तय है कि सबसे ज्यादा जाति का इस्तेमाल अगर किसी ने किया है पिछले 10 वर्षों में तो बीजेपी ने किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उनके तमाम मंत्रियों ने किया है। अभी जो ओम सुधा जी कह रहे थे, मैं उनकी बात का समर्थन करते हुए ये कह सकता हूं, और जो श्रीकांत जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनकी बात का समर्थन करते हुए ये कह सकता हूं कि जातिगत जनगणना इस देश के अंदर होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कौन किसका कितना हक
खा रहा है, किसको कितना मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट वर्तमान समय में आया है वर्गीकरण को लेकर के, क्रीमी लेयर को लेकर के, SC ST में वर्गीकरण को लेकर के, वो भी सारी चीजें क्लियर हो जाए। और राहुल गांधी जो शुरू से इस बात को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कहते रहे हैं कि इस देश का एक्सरे होना चाहिए, तो मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ मैं बीजेपी के उन नेताओं की बात का भी समर्थन करता हूं जो लोग कह रहे हैं कि जाति का जनगणना होनी चाहिए लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तो उनको कम से कम फिर कांशीराम को भी पढ़ना चाहिए और क्या नाम मंडल कमीशन को भी पढ़ना चाहिए। इस देश के जो बहुजन समाज की जो राजनीति है उसको भी समझना चाहिए कि वो बहुजन समाज की जो 90% राजनीति है वो खड़ी ही जाति पर है। अगर आप जाति के आधार पर लोगों को हिस्सेदारी नहीं दोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। शरीर में राहुल जी, राहुल नागपाल, बीजेपी और संघ के लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, आप उनके हित की बात करो, सब कुछ करो, वोट मत मांगो। वो कह रहे वोट मत मांगो, इतराज इस बात से लेकर है उनको। नहीं, अब जो बीजेपी और संघ के लोग कह रहे हैं मैं और आप थोड़ी कहेंगे, हम तो पत्रकार हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि फिर आप भी इस बात को मत कहिए। फिर प्रधानमंत्री जी को नहीं कहना चाहिए मैं तो ओबीसी हूँ, फिर प्रधानमंत्री जी को नहीं कहना चाहिए मेरे यहाँ 27 ओबीसी क्या नाम है मंत्री हैं, फिर प्रधानमंत्री जी को खट्टर को हटा करके सैनी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए ना। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, ये जाति ऐसी है कि कभी नहीं जाती साहब। तो ओम सुधा जी ने कहा कि मरने के बाद भी लोग जातियों को यहाँ पर ढूंढते हैं। लोग अपने, आपके और मेरे सामने बहुत सारे ऐसे पत्रकार उदाहरण हैं कि लोगों को, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को शमशानों में जो है वो नहीं मुर्दे जलाने के लिए अपने घरों में जलाएं। ये अलग कब्रिस्तान है, अलग कब्रिस्तान है, दलितों का कब्रिस्तान अलग है, अभी भी है, गुरुद्वारे हैं, अलग मंदिर हैं, अलग सब कुछ है, अलग कब्रिस्तान है, वो दफनाते हैं, उनको जलाने का हक नहीं है। पत्रकार होने के नाते बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे साथी भी दूसरे देश का उदाहरण देते हैं लिब्रान का, कि वहां पर ये हो गया वो हो गया, आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से शायद वो संबंध रखते हैं, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के आपके साथ चैनल पर बैठ करके ये कह रहा हूँ कि इस देश का ये हाल कभी नहीं हो सकता। आप भी जानते हो और मैं भी जान सकता हूँ, यहाँ पर जो मुसलमान है वो 10-12% जो भी है, दलित है 20-25% है, ओबीसी 52% है। ये देश इतना बड़ा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, गांधी, नेहरू, वो जो तमाम इस देश को आजाद कराने वाले लोग, और पटेल साहब, इन जिन लोगों ने इस देश को आजादी का सपना देखा था, वो इतने महत्वपूर्ण लोग थे। उन्होंने इतनी अच्छी संरचना की है कि ये देश कभी ना तो लिब्रान के रास्ते पर जा सकता है, ना कभी बांग्लादेश के रास्ते पर जा सकता है, ना कभी क्या नाम है पाकिस्तान के रास्ते पर जा सकता है। तो मेरे अपने जो मित्र हैं पैनल में बैठे हैं, वो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से मुसलमानों को लेकर के हमेशा डराते रहते हैं। कृपया मत डराइए, ये 150 करोड़ आबादी का देश है, ये 5-6 लाख या 10 लाख या 50 लाख आबादी का देश नहीं है। यहाँ एक देश से एक कोने से दूसरे कोने पर जाने के लिए वक्त लगता है साहब। आप किस बात की बात कर रहे हो? तो कृपया जाति का जनगणना होनी चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। और कौन आदमी कितना खा गया, ये हमारे साथी पत्रकार बैठे हैं जो आज यहाँ पैनल में हम सब लोगों को हैंडल कर रहे हैं, इनको भी पता है, कि आपको भी पता है कि एक तरीके से एक समाज है, गांव हाशिए पर आज भी रहता है, किस प्रकार से उसको संसाधन नहीं मिल रहे हैं। आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। हम लोग मैं जिस इंटर कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ 18,000 रुपए पर ईयर की फीस हुआ करती थी, 1.5 रुपए महीना। आज बच्चों को पढ़ाना कितना भारी पड़ रहा है। तो सरकार को चाहिए जाति का जनगणना कराए, और जो लोग हाशिए पर जिस भी समाज के हैं, अगर सवर्ण समाज भी तुमको लगता है कि सवर्ण समाज की जातियां पीछे, तुमको आगे लाना चाहिए, नो डाउट। लेकिन दलित समाज, ओबीसी समाज, जिसका सपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखते वक्त देखा था, समता मूलक समाज, जाति विहीन समाज, वो होना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उनकी पूरी सरकार कह रही है, उनकी बैकबोन में खड़ी हुई आरएसएस कह रही है, वो जो कह रहे हैं हम सब लोग समझते हैं, ऐसा नहीं हम लोग पागल हैं। लेकिन ऐसे पत्रकार मैं कह सकता हूं बंधु, इस देश के अंदर जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। हिंदुत्व की राजनीति करना उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन फिर भी हिंदुत्व की राजनीति करते करते आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने आप को कौन हिंदू मानता है, कौन नहीं मानता है। वो कह रहे सब हिंदू सब हिंदू, तो पहले जिनको आप सब हिंदू करो उनसे पूछ तो लो कि राहुल नागपाल हिंदू है, ओम सुधा हिंदू है, श्रीकांत जी हिंदू है, तमाम लोग हिंदू है नहीं है। इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी समाज, इस देश का 90% समाज हिंदू है या नहीं। राजनीति के वक्त, चुनाव के वक्त, वोटिंग के वक्त वो हिंदू हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ जातिगत भेदभाव होता है, वो जो ढांचा बना हुआ है, वो कैसे तोड़ोगे? ठीक बात है, बड़ा सवाल है। और आपने बड़ा सवाल राहुल नागपाल, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं चर्चा में गौतम कुमार को शामिल करता हूं। गौतम कुमार, अभी आरएसएस ने कहा, अभी केरल की बैठक में कल ही, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भाई हम विरोधी नहीं हैं,
लेकिन इसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि विपक्ष के लोग राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हैं और बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में ओबीसी, दलित, इनको हक नहीं मिल रहा है? गौतम कुमार, अनम्यूट करिए। ओके, थैंक यू। पैनल के न्यूज के इस आज के बहस में सभी मौजूद साथियों को जय भीम, जय संविधान। साथियों, ये बहुत अच्छा सवाल है कि जो संघ परिवार है, अंबेडकर जी आकर के केरल में बयान दे रहे हैं। केरल में आकर के वो बयान दे रहे हैं, जिस केरल ने 1969-70 में जाति गणना कराया। नंबूद्रिपाद मुख्यमंत्री थे और उनके समय में जाति गणना का रिपोर्ट आया। और आपको मालूम है कि बिहार, ये जो भारत के अंदर केरल की जो अपने शैक्षणिक और उनके विकास का जो मापदंड है, वो बिहार देश के अंदर नंबर 1 पर है। वो केरल लेबनान नहीं बना है। और केरल के पलक्कड़ में ही बैठ करके जो अखिल भारतीय जो उनके सरसंघ चालक जी, सरसंघ चालक के तरफ से जो अपनी बात को रखते हैं विभिन्न जगह प्लेटफॉर्मों पर जाकर के बात अम्बेडकर जी जी अम्बेडकर जी, तो वो जो कह रहे हैं कि खतरा है, तो खतरा मैं मानता हूं कि खतरा है वर्चस्व की राजनीति का। खतरा है उन लोगों का जिन्होंने संस्थाओं पर, संगठनों पर, देश के जो संसाधन है उन पर, जो पूरी न्यायपालिका है उसके अंदर, जो पार्लियामेंट है उसके अंदर, जो पूरा देश का ये जो पत्रकारिता का जो पूरा हाउस है, मीडिया हाउस है, इन सब पर जो जातियों का जो एक वर्चस्व है। मैं किसी भी जाति के प्रति नफरत नहीं करता हूं, किसी भी जाति के प्रति द्वेष नहीं रखता हूं। वो समाज भी जो लिबरल है, जो समता में भरोसा करते हैं, वो लोग भी इसके पक्ष में। और नंबूद्रिपाद जो है वो निक्षज ब्राह्मण थे, तो उन्होंने कराया। अब देखिए, कर्नाटक के अंदर भी जाति गणना हुई लेकिन उसका रिपोर्ट नहीं आया। बिहार के अंदर जाति सर्वे हुआ, उसका रिपोर्ट आया और उसको रिपोर्ट को लेकर के बहुत सारी बहसें हुई, जो है न्यायपालिका के द्वारा उसे रोका गया। लेकिन इसी पिछड़ों की सरकार में, यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार में रिपोर्ट जारी हो गया उन्हीं का 17 महीने के अंदर। गौतम जी, जारी होने गौतम जी, उस सवाल पर राजेश जैन, उस रिपोर्ट पर राजेश जैन सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं मुसलमानों के जो पिछड़े हुए लोग थे उनकी गणना क्या रिपोर्ट क्यों नहीं आई, ये सवाल उठा रहे हैं। है उनको मालूम नहीं है। ऐसे तो उनका देखिए वर्चस्व का, मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2-2 आईडी लगाए हुए हैं, 2-2 मोबाइल से जो है लाइव पर टिके हुए हैं। इसी वर्चस्व की राजनीति को तो हम लोग तोड़ना चाहते हैं कि किसी भी जाति का वर्चस्व नहीं हो। बिहार के अंदर 14% से अधिक यादव है, लेकिन क्या यादवों का कोई वर्चस्व है क्या? पिछड़ों का कोई वर्चस्व है क्या? तो किसी भी जाति समूह का जो वर्चस्व है उसे तोड़ा जाएगा। और जाति गणना का जो मसला है, मुसलमानों के अंदर भी, उसमें भी पिछड़े हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ेंगे जैन साहब, और उसमें भी देखेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज करके संगठन भी वाले अनवर अंसारी साहब चलाते भी हैं। तो जब जाति गणना हुई तो उसके अंदर भी सवर्ण है, उसके अंदर भी पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं और दलित हैं। उन सबों ने अपने जाति के आगे जो है, जो मुकेरी जाति के थे मुकेरी लिखाया, जो राइन जाति के थे राइन लिखाया, जो अंसारी समाज के थे, जो भी उनके जातियों में है बैठा समाज को, सब लोगों ने लिखाया। और वो रिपोर्ट ठीक है, मैं राजेश जैन को ले लेता हूँ। राजेश जैन जी, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें आपकी तरफ हैं, बोलिए राजेश जैन। जाति गणना जो रिपोर्ट है उनके लिए क्या, ये उनके लिए क्या? ठीक है गौतम जी, मैं लौटूंगा। गौतम जी, मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। राजेश जैन को ले लेते हैं, बहुत सारी बातें एकत्र हो गई, वो कुछ कहना चाह रहे, बोलिए राजेश जैन। हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट करिए।
जी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, कृपया बोलिए। कि मैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूं श्रीकांत जी ने जो कहा, श्रीकांत जी को, और श्रीकांत जी का जवाब जो है हमारे भाई साहब ने दे दिया। जो जय भीम बता रहे थे, उन्होंने कह दिया कि कर्नाटक में जाति जनगणना हुई और उसको सरकार जारी करने की हिम्मत नहीं जुटाते। बिहार में जाति जनगणना हुई, स्वागत है, उसको कोर्ट ने रोक दिया। और जो भाई साहब बता रहे हैं कि मुसलमानों के जाति जनगणना में सब हुई, तो वो कृपया अपने इसको ताजा कर लें। मुसलमानों ने जाति जनगणना में बिहार सरकार ने कोई रिपोर्ट ऐसा नहीं निकाला जिसमें बताया हो कि अंसारी कितने हैं, पसमानदा कितने हैं, शेख, सैयद और पठान कितने हैं। आप देख लीजिए, ये आपके देखने की बात है। और रही बात कि हमारे भाई साहब डॉक्टर ओम सुधा ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि शमशान घाट में भी दलितों को जलाने नहीं दिया जाता। मैं उनकी बात से सहमत हो लेता हूं। तो इसका मतलब है कि वो बता रहे हैं कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये जातिगत आग्रह है, चलते इतना अत्याचार। तो ये आप जातिवाद, जाति गणना करने की पहल कर रहे हैं या रुकने की बात कर रहे हैं? आखिर इनको क्यों नहीं दलितों को जलाने दिया गया? आपने जाति बताई, आप जाति का उन्माद, आप जाति में लड़ रहे हैं। आप मुझे यह बताइए कि जिसकी जाति कम होगी तो उसको आप क्या देंगे? फिर अभी एक भाई साहब कह रहे हैं कि 14% बिहार में यादव, उनका कोई वर्चस्व नहीं है। तो भाई साहब अगर इस ढंग से किसी इतना झूठ बोलिएगा तब तो फिर हो गया। तो फिर नहीं है तो बिहार को 20 वर्षों तक जंगल राज कहा गया, वो क्या था? सब गलत ही है आपके हिसाब से, आप ही सही है। अरे आप 5 आदमी का पैनल बैठा दीजिए और एक तो बाकी सब, एक भारत माता कह रहा है, बाकी तो सब जो कह रहे हैं तो कहिए रहे। जाति जनगणना का कोई भी विरोध नहीं है। जाति जनगणना का न संघ विरोध करता है न भारतीय जनता पार्टी। पहले भी जनगणना होती रही। अच्छा, भारत माता क्या है? भारत माता चाहती है कि क्या दलितों का हक मारा जाए? भारत माता तो हम ही आप है ना। कहाँ चाहती है? भारत माता तो हम ही आप है ना। भारत माता कौन है? भारत माता इस देश की जनता है, इस देश के शोषित पीड़ित लोग हैं, वही भारत माता है राजेश जैन। बिल्कुल। तो भारत माता चाहती है कि भैया उसके जख्मों को जरा ठीक किया जाए। मैं उसी भारत माता की बात कर रहा हूँ, जिसमें 140 करोड़ लोग हैं और ये 140 करोड़ को परिवार बोलने वाला पहला पंत प्रधान आया। और जो कांग्रेस के हमारे साथी बोल रहे थे, शर्म को भी शर्म आनी चाहिए। आज तक तो उन्होंने किसी दलित को उठा के राष्ट्रपति नहीं बनाया। जिंदगी भर सवर्णों की राजनीति करते रहे और आज उनको दलित की पीड़ा हो रही है। 2014 में कभी जाति की मांग नहीं किया हूं, जाति जनगणना की। 2019 में नहीं किया। जब देखा हाथ से कुछ निकल रहा है तो इसको लेबनान बना दूं, क्योंकि मानसिकता तो वही है ना, ब्रीड तो वही है ना। अंग्रेज वाली मानसिकता, डिवाइड एंड रूल वाली मानसिकता है। नेहरू जी का देखिए आप ब्रीड में आ गए। अब यहाँ भी जाति, ब्रीड, नस्ल आप कहते हैं कि ये करना भी नहीं चाहिए, खुद भी कर रहे हैं। अब नेहरू की नस्ल बता रहे हैं आप। मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं। नेहरू की नस्ल क्यों बता रहे हैं भाई? मैं तो कह रहा हूं जाति जनगणना हो। अब आपको नेहरू की नस्ल की चिंता हो गई। बोलिए, कांग्रेस के नेता बोलिए, जवाब दीजिए। राजेश जैन रुकिए, आप बोलिए। कांग्रेस जवाब दीजिए। कांग्रेस, ये लॉन्ग टर्म का खतरा है देश के लिए। ठीक है, आपकी बात आ गई। श्रीकांत वो कह रहे हैं लॉन्ग टर्म का खतरा है, आप लोग लेबनान बनाने पर तुले हैं भारत को। ठीक है राजेश जैन, प्लीज ओम सुधा से पूछिए आ गया कांग्रेस ने दलितों के लिए क्या किया, मैं सारी बात मान लूंगा। ठीक है, पूछिए डॉक्टर ओम सुधा, दलितों के बड़े चिंतक है इस देश। ठीक है, मैं पूछता हूं। बोलिए श्रीकांत, जल्दी से, ज्यादा वक्त नहीं है। अनम्यूट, श्रीकांत को अनम्यूट करिए। बोलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। अभी संघ के जो हमारे साथी हैं, राजेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने दलितों के लिए क्या किया। पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज के टाइम पे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद एक दलित समाज से आते हैं। भाजपा ने क्या करा आज तक, यह संघ ने क्या करा? आपके संघ के जो संघ के अध्यक्ष हैं
आज तक इतने इतने समय से भारत आपकी में संघ है, चल रही है, आरएसएस ने तो आज तक कभी अपने आरएसएस का चीफ कब दलित बने? अगर आप सबको हिंदू मानते हैं, सबको समान मानते हैं आरएसएस, तो आपने आज तक अपने आदमी को आरएसएस का चीफ आज तक हिंदू क्यों नहीं बना? मैं आपसे ये भारतीय जनता पार्टी से आरएसएस से ये सवाल करना चाहूंगा। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद दलित हैं। उत्तराखंड की मैं बात करूंगा, उत्तराखंड बने जब सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष बने तो खुद एक दलित समाज के यशपाल आर्य जी बने। और आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कांग्रेस ने दलित के लिए क्या करा? दलित तो हमेशा कांग्रेस के साथ रही है। दलित ने तो आज तक संविधान को बचाने की बात हमेशा दलित ने करी है। बीजेपी तो हमेशा के टाइम पे संविधान को खत्म करने की बात करती है। ठीक है श्रीकांत, ठीक है। आपने तो अम्बेडकर को निकाल बाहर किया। अम्बेडकर जैसे महापुरुष को आप बर्दाश्त नहीं कर सके। ठीक है। आप पार्लियामेंट के अशोक हाल में उसकी फोटो नहीं टांग सके। आपको बोलने का मुंह है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर आपने ओम सुधा, आपने पार्लियामेंट संघ ने बीजेपी ने मिलकर अभी संघ ने और बीजेपी ने मिलकर अभी संसद भवन का उद्घाटन किया। और उद्घाटन में दलित महिला, हमारी भारत की प्रथम महिला द्रौपदी मुर्मू जी को वहां पे बुलाया नहीं। हम इसे क्या माने? आप सबको सम्मान मान रहे हैं? आप कहां पे आपने सम्मान दिया आज तक कभी? ठीक है, कांग्रेस ने हमेशा। ठीक है श्रीकांत, ठीक है। गौतम कुमार कुछ कहना चाहते हैं। गौतम कुमार बोलिए, फिर डॉक्टर ओम सुधा को लेंगे। गौतम कुमार बोलिए। श्रीकांत जी थोड़ा तो सोचिए। देश के सोचने का विषय आपको है। आप कहते क्या? ठीक है श्रीकांत जी, राजेश जी, प्लीज आपस में चर्चा मत करिए, आपस में मत करिए, मेरी भूमिका को गौड़ मत करिए, मुझे इसका जवाब प्लीज। दीजिए। आपके नेता मिस इंडिया में दलित खोज रहे हैं। ठीक है, आपके नेता अच्छा, आप इस नेशनल मीडिया मुझे इसका जवाब दे दीजिए कि जिस समय पे हमारे उसका उद्घाटन हुआ। ठीक है दलितों का सम्मान। राजेश जी प्लीज, राजेश जी मैं आऊंगा। कांग्रेस को तो राइट ही मुझे फिर आवाज बंद करनी पड़ेगी, प्लीज ऐसा मत करिए। गौतम कुमार बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं गौतम कुमार? पीड़ा समझ सकता हूँ। पीड़ा की बात, हमेशा दलितों का अपमान तो संघ ने हमेशा किया है। जीवन नाम का अपमान किया। आप की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है राजेश जी, श्रीकांत जी, आरएसएस का चीफ आज तक दलित क्यों नहीं बना? गौतम कुमार बोलेंगे। ठीक है, म्यूट करिए आवाज। आरएसएस का चीफ दलित क्यों नहीं बना आज तक? अगर आप दलित को हिंदू मानते हैं, सबको अगर मानते तो आपने क्यों नहीं बनाया आज तक कभी? आप ये बताइए, द्रौपदी मुर्मू जी जब हमारे राष्ट्रपति। गौतम कुमार बोलेंगे। ठीक है श्रीकांत शांत हो जाइए, श्रीकांत शांत हो जाइए। गौतम कुमार बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं जी कि राजेश जैन जी भाजपा और आरएसएस को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो अभी आरएसएस के तरफ से जो बयान आया है अंबेडकर जी का, तो उनका गला में हड्डी क्यों अटका हुआ? क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि वो जाति जनगणना के पक्ष में है या नहीं है? पक्ष में भी है, नहीं भी है। वो कहना चाहते खतरा भी है। तो खतरा अगर है तो इस देश के अंदर अपर कास्ट में केवल जो ब्राह्मण है वो 3% जातियां हैं। उनका सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पूरी जो व्यवस्था है, जो आपका मीडिया है, सब पर उन्हीं का कब्जा है। तो वो अल्पसंख्यकों के इतना कब्जा किए हुए हैं, तो कौन सा ऐसा लगता आफत की बड़ी जात आ जाएंगे? यहाँ तो यही है कि जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हिस्सेदारी का मामला है, दावेदारी का मामला है। ये कहते हैं कि रिप्रेजेंट हमने दलितों को भाई राष्ट्रपति बना दिया। तो आपने दलितों को राष्ट्रपति बना तो दिया, हमारे आदिवासी समाज की महिला को आपने राष्ट्रपति तो बना दिया, लेकिन जब आप पार्लियामेंट का उद्घाटन करते तो वहां नहीं पहुंचते, जब आप नींव डालते तो वहां उनको जगह नहीं देते। ये सब काम आप उन्हीं को करा रहे हैं जो आरएसएस का है। आरएसएस के अंदर जो संघ के लोग बोल रहे हैं, आज सचमुच में क्या राजेश जैन मैं आ रहा हूँ राजेश जैन मैं आ रहा हूँ। बोलिए गौतम। दलित को अपना नेता बनाया, ये सारी चीजें जो है उनको नहीं, उनको असल में खतरा है। वो खतरा जो है आरएसएस को, वो जो अपना एक वर्चस्व स्थापित करके रखा है, किसी जाति विशेष का वर्चस्व बनाए रखे हैं, उन्हीं को खतरा है। ठीक है, इकट्ठा जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर ओम सुधा को भी ले लेते हैं। राजेश जैन मैं आ रहा हूं फाइनली आपके पास। डॉक्टर ओम सुधा, राजेश जैन ने कुछ सवाल आपसे भी पूछे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप इतनी सारी बातें करते हैं, सब लोग वास्तव में दलित हित चिंतक तो कौन है? वो कह रहे हैं भाई संघ और संगठन, भारतीय जनता पार्टी, पंत प्रधान,
सबका परिवार 140 करोड़ का परिवार कहने वाले पहले पंत प्रधान है वो नरेंद्र मोदी। अनम्यूट करिए डॉक्टर ओम सुधा को, ये आवाज क्यों बंद है? हाँ जी, एक तो ये है कि राजेश जैन साहब ने जो सवाल उठाया कि कांग्रेस वर्सेस भाजपा में कौन ज्यादा दलित हितैषी है। देखिए, कांग्रेस और भाजपा में एक मौलिक अंतर जो अब तक हम लोग समझ पाए हैं कि बीजेपी अपने संगठन के अंदर दलितों को, पिछड़ों को कांग्रेस के बनिस्बत ज्यादा स्पेस देती है, इस बात में कोई शंका नहीं है। और पूरी कांग्रेस की संरचना जो है सवर्ण संरचना है, ब्लॉक लेवल से लेकर ऊपर तक देख लीजिए। और चूंकि राहुल गांधी नए विचार के साथ आए हैं, तो खड़गे जी अभी अध्यक्ष हैं, तो थोड़ा बदलने का कोशिश चल रहा है। लेकिन उदयपुर अधिवेशन में जो हुआ, वो कांग्रेस के अधिवेशन में, वो अभी तक लागू नहीं हो पाया है कि वो भागीदारी देंगे पिछड़ी जातियों को। दूसरा, बीजेपी तो कभी दलितों की थी ही नहीं, न है न होगी। बीजेपी जो मनुस्मृति और वर्णाश्रम को मानने वाला जो है, ये एक संगठन है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है, ये इसके खिलाफत भी नहीं कर सकते। और दलितों, पिछड़ों का जो भला करने वाले हुए डॉक्टर अंबेडकर इस वर्णाश्रम व्यवस्था के खिलाफ हुए। इस वर्णाश्रम व्यवस्था से जब डॉक्टर अंबेडकर ने रिवोल्ट किया, तभी आज हम दलित जो है, गाय भैंस चराने वाले, चमड़ा छीनने वाले, जूता बनाने वाले, दूसरों के यहाँ मजदूरी करने वाले, हम सब आज एक सामान्य मनुष्य बन पाए। वरना बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा होती तो आज भी हम लोग चमड़ा ही छीन रहे होते, आज भी हम लोग सुअर ही चरा रहे होते। तीसरी बात कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के मुकाबले इस मामले में बेहतर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तमाम सरकारी संस्थान इस देश में बनाए जहां दलितों की नौकरी लगी, पिछड़ों की नौकरी लगी। पिछड़ों की तो बाद में, दलितों की स्थिति में जो भी बदलाव आया वो कांग्रेस की वजह से इसलिए आया क्योंकि कांग्रेस ने तमाम सरकारी संस्थान किए, वहां आरक्षण लागू हुआ, और हमें उसकी वजह से जो भी दलितों की जिंदगी में बदलाव आरक्षण की वजह से, सरकारी नौकरियों की वजह से है। और सब लोग जानते हैं कि बीजेपी सरकारी नौकरी दुश्मन है। तमाम सरकारी संस्थान बीजेपी ने पिछले 11 साल में लगभग सारे बेच दिए हैं, आरक्षण को लगभग खत्म कर दिया है। दलितों, पिछड़ों की भागीदारी बीजेपी के कार्यकाल में जीरो हो गई। ठीक है डॉक्टर ओम सुधा, ठीक है, ओके। राजेश जैन, केवल 20 सेकंड में आपको जवाब देना है, चूंकि वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन आप जवाब दीजिए 20 सेकंड में। राजेश जैन, अनम्यूट करिए, आप फोन को अनम्यूट करिए, मुझे लगता है बड़ा व्यवधान आ रहा है आज। जी मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए। डॉक्टर ओम सुधा जी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने दलितों को बहुत रोजगार दिया, नौकरी दिया। डॉक्टर ओम सुधा जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उद्भव और कांग्रेस 100 साल से अधिक पुरानी पार्टी है, देश की आजादी के समय की पार्टी है, और देश पर उसने 56 वर्ष तक राज किया। तो जाहिर सी बात है सरकारी संस्थान वो बनाएंगे। और जब उन्होंने दलितों को उसमें नौकरी दी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पुरानी है, बोलने दीजिए, देखिए बोलने दीजिए प्लीज। राजेश जैन बोलिए जल्दी से, कंप्लीट करिए राजेश जैन। ऑब्जेक्शन किया, आप कोई रिकॉर्ड देख के बताइए कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने या जनसंघ ने या भारतीय जनता पार्टी ने कभी कहा कि दलितों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? यह बड़ा अजीब। तो जो अब मेरे पिताजी ने गांधी जी को देखा था, कहा तो गांधी जी को देखा, अरे भाई मैं पैदा ही नहीं हुआ था उस समय। अच्छा राजेश जैन, बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है। गौतम कुमार ने पूछा है कि भाई संघ के सुनील अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि मैं हिमायती हूं, वो कह रहे गले में अटक क्यों गया, ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई करा दो जाति जनगणना? ये गोलमोल ऐसी बात क्यों करता है संघ? उनको गला भाई गौतम जी किसी का गला भले दबा सकते, गला देखना नहीं आ रहा ना। संघ ने कहा कि हम दलितों, हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं, तो भाजपा ने विरोध नहीं किया है। भाजपा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, जाति जनगणना। अब ठीक है, माफी के साथ में रोक रहा अंतिम टिप्पणी राहुल नागपाल की। राहुल नागपाल, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। ठीक है, प्लीज राहुल बोलिए। आपके हिसाब से थोड़ा आ जाएगा। देखिए मैं ये पूरी राजेश जी प्लीज, टाइम ओवर। राहुल नागपाल 10 सेकंड केवल। जैन साहब अगर शांत हो तो मैं कुछ कहूं। मैं पूरी डिबेट हम लोगों ने की, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सभी लोगों ने शांतिपूर्वक एक दूसरे की बात को सुना। देखिए मैं 2-3 बात एज ए पत्रकार कहना चाहता हूँ। मैं जो समझता हूँ, जो लिखता हूँ, पढ़ता हूँ और मैं जो देखता हूँ,
हिंदू राष्ट्र का मतलब है सवर्ण राष्ट्र। इनके हिंदू राष्ट्र में जाट नहीं, गुर्जर नहीं, यादव नहीं, चमार नहीं, चूड़ा नहीं, खटीक नहीं, पासे नहीं, कोई भी नहीं, अम्बेडकर नहीं, फूले नहीं, कबीर नहीं, रैनक नहीं, रहदास नहीं। तो इसका मतलब ये जो टोटल हिंदू राष्ट्र जिसकी जैन साहब बात कर रहे हैं, जिसकी कल्पना कर रहे हैं, ये टोटल हिंदू राष्ट्र जो है वो सवर्णों का 12% सवर्णों का हिंदू राष्ट्र है। अब मैं एक बात और यहाँ कह देता हूँ, जो जैन साहब यहाँ कह रहे हैं कि हम ज्यादा हितैषी और कांग्रेस के साथी हमारे कह रहे हैं कि हम ज्यादा हितैषी हैं, तो मैं दोनों को बताया तो ओम सुधा जी को कोट करते हुए कि मैं ना तो कांग्रेस का प्रवक्ता हूं ना बीजेपी का प्रवक्ता हूं, लेकिन 1997 के आसपास जब देश की आबादी लगभग 80 करोड़ हुआ करती थी, तब इस देश की तमाम नौकरियों में दलित समाज के लोगों की जो भागीदारी थी वो लगभग 42 लाख थी, 42 लाख, 42 लाख। आज जब देश की आबादी मोदी जी की सरकार के रहते हुए 10 वर्ष चलते हुए लगभग 150 करोड़ हो गई है, तो अब दलित समाज की नौकरियों में भागीदारी जो है वो घट करके लगभग 7 लाख हो गई है। तो आप समझिए कि जब आबादी डबल हो गई, नौकरियों में दलितों की भागीदारी 80 लाख होनी चाहिए थी, वो घट करके 7 लाख होगी। कांग्रेस ने क्या दिया ये सबको पता है। अगर दलितों में मध्यम वर्ग तैयार हुआ तो वो कांग्रेस की वजह से हुआ, बाबू जगजीवन की वजह से तैयार हुआ, इंदिरा गांधी जी की वजह से तैयार हुआ, और आज वही बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त काफी ओवर हो चुका है। बहुत धन्यवाद राहुल नागपाल, बहुत धन्यवाद आपका राजेश जैन जी, गौतम कुमार जी, डॉक्टर ओम सुधा, बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। बहुत आभार दर्शकों का जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट को सुना, बड़ी गर्मा गर्म बड़ी मुद्दों को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट ये थी। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।